नमस्कार साथियों, महाविद्या जनी ज्योतिष में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं कन्या राशि के बारे में। मित्रों, गोचर में क्या होता है कि एक राशि से दूसरी राशि में जब प्लैनेट जाते हैं तो किसी न किसी प्रकार का प्रभाव जरूर मिलता है, हर हाल में मिलता है। और गोचर को और अगर लग्न कुंडली के दशा अंतरदशा और कुंडली के ग्रहों को अगर हम मैच करें तो हर हाल में बहुत कंप्लीट रिजल्ट तक पहुंचा जा सकता है। यानी कि गोचर को और लग्न कुंडली को अगर हम मिला के सम्मिलित रूप से अगर हम देखें तो हर हाल में हम बिल्कुल रिजल्ट के करीब पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप कुंडली नहीं भी देखते हैं और केवल गोचर से भी देखते हैं तो भी लगभग 50% रिजल्ट हमारे सामने रहता है। 50% रिजल्ट भी अगर हमारे सामने आ गया तो भी बहुत बड़ी बात होती है। अब बात करते हैं कन्या लग्न के लिए। कन्या लग्न जो होती है पृथ्वी राशि होती है, और जो भी कन्या राशि वाले हैं, कन्या लग्न वाले, उनको देखिएगा आप शारीरिक परिश्रम करने के बजाय मानसिक परिश्रम करने वाले होंगे। निश्चित रूप से ऐसा बनाया ही गया है क्योंकि कन्या लग्न जो होता है बड़ा नाजुक होता है, बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं कर सकते हैं ये लोग। तो मानसिक काम करते हैं, किसी भी प्रकार का जो भी काम हुआ जिसमें केवल मानसिक रूप से काम करना पड़े। अब बात करते हैं अभी आपके अप्रैल के महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण गोचर होने जा रहे हैं। सूर्य भगवान का जो गोचर है वो कल हो चुका है 13 अप्रैल को। वो मीन राशि से मेष राशि में उच्च होकर के आपके अष्टम भाव में बैठ चुके हैं। मंगल देव का जो गोचर है वो 26 अप्रैल को हो जाएगा, वो आपके मीन राशि में चले जाएंगे। शुक्र का गोचर 23 अप्रैल को हो जाएगा मेष राशि में, और बृहस्पति देव का गोचर 28 या 29 अप्रैल को हो जाएगा वृषभ राशि में। ये गोचर होता क्या है, जैसे कि हमने साइंस में ज्योग्राफी में पढ़ा है कि सभी प्लैनेट रोटेशन और इवोल्यूशन करते हैं। तो रोटेशन और इवोल्यूशन करते करते क्या होता है, उनकी एक कक्षाएं होती हैं, तो उनके लिए राशि निर्धारित की गई है कि ये अपना चक्र भ्रमण करते करते एक राशि से दूसरी राशि में इतने दिनों में जाएंगे। तो हर एक प्लैनेट का अपना फिक्स है कि इतने दिन के बाद वो उस राशि में चले जाएंगे। तो अभी अब अगर हम देखें तो सूर्यदेव 13 अप्रैल को मीन राशि में थे, राहु के साथ थे, ग्रहण योग लगा हुआ था। और सूर्य जो आपके हैं वो द्वादशेश हैं, 12th हाउस का लॉर्ड यानी कि व्यय का मालिक। और व्यय का मालिक कहां बैठा हुआ है, सप्तम में। सप्तम भाव में व्यय का मालिक बैठ जाने से वो भी ग्रहण दोष में। तो यहाँ पे क्या दिखाया रहा है कि जिसकी कुंडली में सूर्य अगर कमजोर होंगे, हमेशा नहीं होता, ये नहीं है कि इसका फल यही मिलेगा। आपकी कुंडली पर भी निर्धारित की जाती है कि अगर आपकी जन्मकालीन कुंडली में कैसा प्रभाव है। तो जन्मकालीन कुंडली में जिनकी सूर्य की स्थिति कमजोर होगी, ये राहु के साथ होगी, ग्रहण में होगा, या फिर सूर्य पर शनि की दृष्टि होगी, या फिर सूर्य 0 से 4 अंश पर होंगे, तो उनका क्या हुआ होगा, निश्चित रूप से कुछ लॉस हुआ होगा, किसी न किसी प्रकार से नुकसान हुआ होगा। तो लेकिन वो चीज अब खत्म होने जा रही है क्योंकि वो सूर्य देव आपके अब उच्च हो जाएंगे और एक विपरीत राजयोग बनाएंगे। मित्रों, विपरीत राजयोग होता है कि यदि 6, 8, 12 का लॉर्ड अगर 6, 8, 12 में ही आ जाए, यानी कि 6th हाउस लॉर्ड, 8th हाउस लॉर्ड एंड 12th हाउस लॉर्ड, अगर उनके जो लॉर्ड है, स्वामी हैं, वो 6, 8, 12 में ही आकर के बैठ जाते हैं तो बड़ा ये विपरीत राजयोग बनता है। तो आपका द्वादश यानी कि 12th हाउस का लॉर्ड कहां बैठ जाएगा, अभी अष्टम भाव में। तो सूर्य देव आपके लिए एक अच्छा वाला विपरीत राजयोग बना रहे हैं और इसका आपको लाभ लेना है। यानी कि इसमें क्या होगा, किसी न किसी प्रकार से अनएक्सपेक्टेड ये आपको अकस्मात, यानी कि 8th हाउस जो होता है वो अकस्मात फल देने वाला होता है। अकस्मात आपको सूर्यदेव पूरा 1 महीना आपके पास अभी समय है, उसमें आपको किसी न किसी प्रकार से वित्तीय लाभ दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो है आपका कन्या लग्न में, शुक्र देव जो होते हैं सबसे प्रबल शुभ फल देने वाले होते हैं, यानी कि 2nd और 9th हाउस के लॉर्ड होते हैं। तो 2nd तो हालांकि मार्गेश होता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में 9th हाउस का फल मिलता है क्योंकि वो आगे आता है। तो 9th हाउस का जो लॉर्ड है शुक्र, वो अभी आपका बैठा हुआ है सप्तम भाव में। सप्तम भाव में बैठ गया है और वो आपका अभी चले जाएंगे मेष राशि में। तो शुक्र हालांकि सबसे ज्यादा शुभ फल देने वाला तो है, लेकिन गोचर में शुभ फल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि भाग्य का स्वामी अपने से व्यय भाव में बैठ जाएगा। भाग्य का स्वामी यानी कि आपके लक का जो लॉर्ड है वो अपने भाव से व्यय भाव में, यानी कि अपने भाव से 12th हाउस में बैठ जाने से बहुत अच्छा शुभ फल मिलने वाला नहीं है। इसके लिए भी आपको 1 महीना या
कम से कम 1 महीना और इंतजार तो करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र जब आपके वृषभ राशि में जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। आप समझ रहे हैं कि भाग्य का स्वामी आपका शुक्र है और वो आपके अष्टम भाव में है, यानी कि 9th हाउस का लॉर्ड अपने भाव से 12वें में बैठ गया। तो शुक्र अभी आपको बहुत अच्छा फल नहीं देंगे, आपको सावधान रहने की जरूर आवश्यकता है। अब ये बात करते हैं कि जो मंगल का गोचर हम कर ले तो मंगल भी आपके लिए डबल मार्केस है। मंगल क्या है? आपका अष्टम भाव का मालिक और तीसरे भाव का मालिक, दोनों ही एक तरीके से नेगेटिव फल देने वाले हैं, प्रतिकूल फल देने वाले हैं। और वो मंगल शनि के साथ 6ठे भाव में बैठे हुए थे। तो यहाँ पर भी आपको किसी न किसी प्रकार का अनावश्यक खर्च कराया होगा, किसी न किसी प्रकार का मेडिकल से संबंधित कोई खर्च करवा दिया होगा। और शनि मंगल की युति वैसे भी विस्फोटक होती है 6ठे भाव में। तो यानी कि मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ, मैं पर्टिकुलर ये नहीं बतला रहा हूँ कि ये होगा, किसी न किसी प्रकार से नेगेटिव प्रतिकूलता लाइफ में आई होगी। इसके बाद अगर हम बात करें, मंगल देव आपके चले जाएंगे 26 अप्रैल को। तो 26 अप्रैल को जब वो जाएंगे तो मंगल और राहु की युति बनेगी सप्तम भाव में। तो जिनकी शादी हो रही है वो भी सावधान रहें, और जिनकी जो मैरिड लाइफ में हैं तो उनकी कुंडली में सप्तम भाव में मंगल और राहु युति बना करके बैठेंगे 1 महीने तक। तो 1 महीने तक आपको अपने दाम्पत्य लाइफ में, मैरिड लाइफ में भी थोड़ी सी सावधानी रखनी जरूरी है, क्योंकि मंगल राहु सप्तम भाव में बैठ गए। मंगल राहु का अंगारक दोष बन गया। 7वां घर किसका होता है? शादी का होता है, मैरिड लाइफ का होता है, और साथ ही साथ साझेदारी वाले बिजनेस का भी होता है। तो इन तीनों चीजों से सीधी सी बात है, जब प्लैनेट नेगेटिव फल देने की स्थिति में होते हैं तो वो हर हाल में आपको नेगेटिव फल देने की कोशिश करते हैं। डिपेंड करता है आपके जन्मकालीन कुंडली कैसी है। तो मंगल राहु की युति बहुत खराब बन रही है, इसके लिए आपको हनुमान जी की ही आराधना करनी पड़ेगी, क्योंकि जब कभी भी मंगल नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव फल देने वाले होते हैं, प्रतिकूल फल देने वाले होते हैं, तो मंगल के लिए हनुमान जी की आराधना अत्यावश्यक है। तो मंगल के लिए आप हनुमान जी की आराधना करें, चालीसा करें, सुंदरकांड पाठ करें। और मंगल वैसे भी उग्र मार्गेश होता है, अनिष्टकारी होता है, लेकिन आपका मंगल शुभ फल कब मिलेगा आपको? तो मंगल जब शुभ फल मिलेगा, अभी थोड़ा सा भी 1 महीना और वो जब रह जाएंगे, और मंगल देव जब अभी 2-3 महीने के बाद जब जाते जाते जब वो शुक्र की राशि में जाएंगे तब जाकर के वो शुभ फल देंगे। अभी वर्तमान में शुभ फल मंगल से आपको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति अभी आपके अष्टम भाव में है, और अष्टम भाव में है, और उनको केंद्राधिपत्य दोष भी लगता है, यानी कि दो केंद्र के वो अधिपति हैं। और बृहस्पति जब आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे तब जाकर के ये आपको भाग्य से संबंधित, यानी कि लग्न पर दृष्टि देंगे, तीसरे भाव पर में दृष्टि देंगे, और पंचम भाव पर में दृष्टि देंगे। यानी कि आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपकी कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, संतान से अभ्युन्नति होगी, संतान का योग बनेगा, और संतान से सुख मिलेगा। ये सारी चीजें जो होती हैं वो गोचर के हिसाब से होती हैं और हर हाल में होती हैं। 100% रिजल्ट के लिए आप अपनी कुंडली को भी देखें कि आपकी कुंडली में अगर शुक्र, बुध और शनि काफी अच्छी पोजीशन में है तो आपको नेगेटिव इफेक्ट बहुत कम मिलेगा, जो मैंने बतलाया। और अगर बुध, शुक्र और शनि अगर आपके नेगेटिव हैं, कुंडली के अंदर कमजोर हैं, तो नेगेटिव फल जो बतलाया है वो ज्यादा आपको फल मिलेगा। मित्रों, इस तरीके से गोचर का जो प्रभाव होता है, टोटली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस मैं आपके सामने रखता हूं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।